हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे और लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे, या तो पढ़ाई करके या फिर आराम से सोने में। देखो दोस्तों, एसएससी जेई, एसएससी सीजीएल, इन सभी की डेट आ चुकी है, जिसमें सीएचएसएल भी है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम की डेट आना स्टार्ट हो चुकी है। तो देखो, ये है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस लॉकडाउन में बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब लॉकडाउन ख़त्म हो और कब पढ़ाई स्टार्ट करें। ठीक है ना। देखो, ऐसा टाइम सदियों में एक बार आता है। ठीक है ना। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के ये ज़रूर सोचना कि क्या कंपटीशन में कोई फ़र्क पड़ेगा। ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक तो डेली रूटीन लाइफ जो इस लॉकडाउन से पहले चल रही थी, तब लोग जो मेहनत कर रहे थे, और एक लॉकडाउन के बाद में या फिर ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो उस टाइम में जो लोग मेहनत कर रहे थे, तो ऑब्वियसली बात है, जब शेड्यूल चेंज हुआ है तो फ़र्क तो पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव या नेगेटिव। हो सकता है कि कंपटीशन बहुत टफ भी हो जाए, क्योंकि अगर मेहनत, नंबर ऑफ़ द कैंडिडेट अगर ऐसे ज़्यादा हों जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की हुई हो। ठीक है ना। और यहाँ क्या हुआ, कंपटीशन थोड़ा कम हो जाए, तो देखो, ऐसे मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। समझ में आई बात। ऐसे मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, तो जी जान से लग जाना भाई, क्योंकि जब एसएससी ने अगर डिक्लेयर किया तो धीरे धीरे सारी डेटा आ जाएंगी अभी आपके पास में एग्ज़ाम की। तो जो लोग पहले से मेहनत कर रहे थे, बहुत बढ़िया। जो नहीं भी कर रहे हो तो अभी भी वक्त है, स्टार्ट कर देना। सिलेक्शन मिनटों में ही होगा, पता भी नहीं चलेगा। सही है ना। और जो लोग आरपीएस एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए बता देता हूँ कि देखो, एसएससी जेईएन का एग्ज़ाम आ चुका है। यूपी पीएससी का एईएन का एग्ज़ाम आपने फिल किया हो तो उसके बाद में यूपी पीएससी एसीएफ का फॉर्म अगर फिल किया हो तो, ठीक है ना, या फिर आरएसएम एसएसबी जेईएन का फॉर्म अगर फिल किया हो तो। कहने का मतलब ये है, जिनका टेक्निकल एग्ज़ाम है उनके लिए तो एग्ज़ाम की तो कमी है नहीं। तो कॉमन जो सब्जेक्ट है वो होते हैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, कोई मैकेनिकल से, कोई इलेक्ट्रिकल से, कोई सिविल से। तो बेस्ट टाइम है, जो लोग अच्छे से तैयारी पहले से ही कर रहे होंगे आरआरबी जेईएन के टाइम से, बहुत ही बढ़िया। जिन्होंने नहीं छुड़ा हो बीच में कुछ भी, ठीक है ना, जो लोग रेगुलर टेस्ट दे रहे हो तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि अब जैसे ही कोई एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो सिलेक्शन होगा फर्स्ट टाइम में, या फिर लॉकडाउन के बाद में जो भी पेपर होंगे उनके बाद, जब भी कोई पेपर होगा उसके बाद में, तो उसमें बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। सही है ना। तो इस चीज़ का यार फ़ायदा उठाओ। और आरपीएससी एसीएफ की तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, तो ये सबके लिए है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो जिसका ऑप्शनल, एनवायरनमेंट हो, मैथमेटिक्स हो, जूलॉजी हो, किसी भी चीज़ का हो। जब मैं अपने लेक्चर में पढ़ा रहा था तब भी मैंने बीच बीच में वो बात बताई थी, जो आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। देखो, बहुत से लोग डिपेंड होंगे किसी नोट्स पे, किसी इंस्टीट्यूट पे, या किसी भी चीज़ पे। मैं ये नहीं कहता कि आप डिपेंड ना हो, वेरी गुड, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई सोर्स तो चाहिए होगा कुछ करने के लिए। लेकिन एक चीज़ समझना, मेरा जो इस वीडियो में समझाने का मतलब है ना, जो टारगेट है वो समझने की कोशिश करना कि इस बार का जो पेपर होगा ना दोस्तों, एसीएफ का, वो एक तरह से ये मानना वो फर्स्ट टाइम ही होगा। मतलब आज से पहले वो पेपर कभी हुआ ही नहीं है, ऐसे समझ के चलना आप। समझ आ रही है बात। अब जिन लोगों ने क्या है कि टेक्निकल सब्जेक्ट लिए होंगे ना, जैसे मान के चलो किसी ने लिया हो, क्योंकि दो सब्जेक्ट लेने थे, तो अगर मान के चलो किसी ने फर्स्ट, अगर टेक्निकल भी होगा किसी का, तो क्वेश्चंस एसएससी जेईएन एईएन पीएसयू के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, वो वही क्वेश्चन घूम फिर के वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि कैलसी अप्लाई नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो गेट का जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो बहुत कम देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। और रहेगा भी तो थियोरेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो बेस्ड होंगे। ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा जो सब्जेक्ट आता है सेकंड, किसी ने फॉरेस्ट लिया हुआ, किसी ने जियोलॉजी, किसी ने मैथमेटिक्स। तो देखो दोस्तों, ये पेपर आप ऐसे मान के चलो जैसे फर्स्ट टाइम हो रहा है, हुआ है पहले एक एग्ज़ाम है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है आप इसको फर्स्ट टाइम ही लेके चलना, क्योंकि टाइम गैप बहुत हो चुका है। अब देखो, जब पहली बार अगर ये एग्ज़ाम हो रहा है तो वो भी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो किससे मैच करेगा, आईएफएस के एग्ज़ाम से। लेकिन सिलेबस मैच नहीं कर रहा,
पोस्ट मैच कर रही है। समझ में आ रही है बात क्या कहना चाहता हूँ मैं? तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो रहेगा मैथमेटिक्स का, फॉरेस्ट्री का, जियोलॉजी का, ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड कोई एग्ज़ाम अगर आपको अपने चारों तरफ दिख रहे हो तो समझ लेना कि उनके क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे मैथमेटिक्स, तो भाई मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव पेपर कहाँ होता है और कौन सा अब तक हुआ है? सही है ना बात? और वो भी आरपीएससी में। तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता, नहीं है जिसमें मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव वे में आ रहा हो। मैं बात कर रहा हूँ कंपटीशन में। मैं ये नहीं कह रहा कि 11th-12th की बात कर रहा हूँ, मैं आईआईटी की बात कर रहा हूँ ना भाई। मैं कह रहा हूँ कंपटीशन में जिसके थ्रू जॉब लगे। तो बात आती है कि पेपर सेट फिर होगा कैसे? तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो पेपर सेट होगा वो एग्ज़ामिनर जो करेगा वो फर्स्ट टाइम करेगा। समझ रही बात? तो आप इस चीज़ का आइडिया नहीं लगा सकते कि पेपर का लेवल किस तरीके का होगा और कैसा होगा, है ना? तो हर कोई जो बताएगा वो अपने अकॉर्डिंग बताएगा, ठीक है ना? तो बजाय किसी चीज़ पे परमानेंट डिपेंडेंट होने के आप अपनी निगाहें चारों तरफ रखें, ठीक है ना? मैं कुछ सोर्स बता देता हूँ जिससे आपको ये आइडिया लग जाना है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या करना है। मैं बताऊँगा मैथमेटिक्स के लिए फ़िलहाल। देखो, आईआईटी जेई के क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ ज़्यादा लेवल के नहीं, ये अपने आप को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि टाइम लिमिट भी रहेगी। राजस्थान भी आएगा और तुम्हारा मैकेनिकल भी रहेगा, सिविल भी रहेगा, इलेक्ट्रिकल भी रहेगा। तो ड्यू टू टाइम लिमिट क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में। सही है ना? तो क्वेश्चंस का लेवल को देखते हुए आईआईटी के क्वेश्चंस, एआई के उस टाइम के क्वेश्चंस, आज से बहुत टाइम पहले समझ जाना। और इसके अलावा भी जैसे अभी भी जो चल रहे हैं एग्ज़ाम आईआईटी के, तो उनमें क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चन और सिलेबस आप अगर देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो एसीएफ का जो सिलेबस है वो मैच खाता है आपका आईआईटी के पैटर्न से, क्लास 11 क्लास 12 इनके पैटर्न से, ना कि आईएफएस के पैटर्न से, ठीक है ना? तो ये सोर्स हो गए आपके आईआईटी एआई के क्वेश्चंस हो गए। गेट में से आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ले सकते हो, कैलकुलस ले सकते हो। तो भाई चारों तरफ से करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा करने हैं, मैटर ये करेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उसी तरीके से जैसे एनवायरनमेंट को लेके चलता हूँ अब, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास एनवायरनमेंट भी है। तो देखो एनवायरनमेंट का अब ये देखो आप कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, तो एनवायरनमेंट अब पूछा कहाँ से जाएगा? एनवायरनमेंट अगर आईएफएस में आता है तो वहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव आता है, मैथमेटिक्स आता है वहाँ डिस्क्रिप्टिव आता है। तो ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जिसके लिए एनवायरनमेंट? तो एसएससी के जैसे आप पेपर देखोगे तो इसमें एनवायरनमेंट भर भर के पूछा हुआ है। समझ में आ रही बात? तो इसी तरीके से और भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ एनवायरनमेंट पूछा जाता है, तो वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर देखें। थ्योरी पर डिपेंड ना रहे, क्योंकि थ्योरी हर कोई करता है दोस्तों, और अगर आपने कर रखी है तो बहुत बढ़िया, तो एक बार करनी तो ज़रूरी है ही। लेकिन थ्योरी यार, क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो उस क्वेश्चन को कर पाने के लिए तो आपका क्या है कि थोड़ा इस तरीके से एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है जिसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हों। तो एनवायरनमेंट में आपको करंट भी पूछे जाएंगे, करंट के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, क्लाइमेट चेंज पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग के जितने भी, तो करंट अफेयर से भी डील करता है एनवायरनमेंट मैक्सिमम पोर्सन। सही है ना? तो देखो, कुल मिला के बात इतनी है, जैसे पहले भी बताया था, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो दुनिया का, 5,000 से 10,000 क्वेश्चन के बीच में अगर आपकी प्रैक्टिस है तो क्वेश्चन कहीं नहीं बचेगा, सीधे उड़ेगा। समझ रहे? मैं बात कर रहा हूँ मेहनत करने वालों के लिए। 1 से 2% ऐसे लोग होते हैं जिनका थोड़ा लक चलता है या फिर कुछ बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं। मैं कहता हूँ कि जब कुछ ही ना छोड़ना हो ना, कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना हो ना, एक भी एग्ज़ाम ना रहे, सारे के सारे एग्ज़ाम क्रैक हो, तो उसके लिए बेस्ट है 5,000 से 10,000 के बीच में क्वेश्चन कर लो, परफेक्ट एकदम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आई बात समझ में? और जितना हो सके उतना कम इधर उधर भटको, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो। समझ में की बात कि इधर से इधर कुछ और देख रहे हैं कि कहाँ से ये मिल जाए, कहाँ से वो मिल जाए, कहीं से भी कुछ भी मिलेगा, सब लोग अपने अकॉर्डिंग बताएंगे आपको। तो एक सोर्स को पकड़ के चलो, या 1 से 2 सोर्स ओनली, उसके बाद में खुद की प्रैक्टिस करनी है और अपने अकॉर्डिंग करनी है, अपने सेंस के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है ना? और दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि कदम बढ़ाना स्टार्ट करो,
किसी भी चीज़ के लिए कदम बढ़ाना स्टार्ट करो। एक कदम रखोगे तो दूसरा कदम अपने आप आगे आएगा। लेकिन अगर आपने ये सोच के बैठ रहे हो कि यार अभी तो बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो कहाँ से इसको कहाँ से करूँगा, तो इन सब को छोड़ के यार अगर कोई भी मैथमेटिक्स है या मैकेनिकल है, तो कोई भी किसी भी चीज़ में अगर है ना, तो आप है ना कोई एक टॉपिक स्टार्ट तो करो। जब एक चैप्टर कर लोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप कि चलो दूसरा भी कर लेते हैं। क्योंकि आपका एक चैप्टर हो गया, जब 2 हो जाएंगे ना तब आपको लगेगा अरे मैंने 2 कर लिए, चलो जल्दी से ख़त्म करते हैं, मैथमेटिक्स को फिनिश करते हैं। तो कदम बढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है ना। अथाह सागर की गहराई नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जब मंजिल का रास्ता अगर चुन लिया है तो कदम बढ़ाओगे तो पहुंच भी जाओगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यही बात थी आज की इस वीडियो में। आपको मैं यही बताना चाहता था कि जो मैं आपको एक पढ़ाने के समय बता दिया करता था, तो अपनी तैयारी करते रहो दोस्तों, और मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो परमानेंट होती हैं, यूनिवर्सल होती है, लाइक जो होता है अच्छे के लिए होता है। किसी का अगर सिलेक्शन भी नहीं हो रहा अभी तो समझ लेना उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ वेट कर रही है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। हताश नहीं होना, मन को दुखी मत करना, आपको वो मिलेगा जो आपके लिए अच्छा, ना कि वो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो बस मेहनत करते रहो, उम्मीद मत हारो। और दोस्तों एक बात ये कि जिन लोगों को जो मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे कि मैं मैथमेटिक्स कंप्लीट कराऊंगा या नहीं कराऊंगा, तो देखो भाइयों, कंप्लीट सिलेबस मैथमेटिक्स का मैं कराऊंगा और विद क्वेश्चंस कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस आने हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस विद फुल कंसेप्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। इस चीज़ में बिल्कुल भी डाउट में मत रहना कि सिलेबस होगा या नहीं होगा। फुल सिलेबस होगा, जिसमें अभी तक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मैंने आपको बता दिया है, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता दी है, और लेटेस्ट अभी 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है, जिसके मैंने कंसेप्ट आपको करा दिए हैं ऑलमोस्ट। और उसमें कौन सिलेंडर वगैरह बचे हुए हैं, बाकी मैंने कंप्लीट करा दिया है कंसेप्ट। तो उस पर भी क्वेश्चंस चल रहे हैं, और वो क्वेश्चंस करने के बाद में ये चैप्टर अभी फिनिश हो जाएगा 3D ज्योमेट्री। उसके बाद में नेक्स्ट कोई चैप्टर देखेंगे। अभी ये 3D ज्योमेट्री चल रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कोई नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, और साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। जितने भी अब तक टॉपिक कराए हैं उनके क्वेश्चन टेस्ट वे में हम देखेंगे, और जिससे आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, ठीक है ना दोस्तों। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी डाउट में मत रहना। बस ये है कि अगर आपको अगर वीडियो चेक करने हो तो आप चैनल पे जाके और प्लेलिस्ट में जाके, और वहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे में मैंने बनाया हुआ है प्लेलिस्ट को। तो वहाँ आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखना चाहते हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिल जाएगी, 3D देखना चाहते हो 3D मिल जाएगी, और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट देखना चाहते हो तो एक जगह पे सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चैनल को लाइक करना यार दोस्तों, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं क्वालिटेटिव वीडियो आगे लाता रहूँ, आपके साथ में शेयर करता रहूँ, और नॉलेज शेयरिंग चलती रहे और आप लोगों का बेनिफिट हो सके, ठीक है ना दोस्तों। आई होप ये आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।